बहादुर शाह जफर का तो इतना उन्होंने सम्मान किया था। मैं एक बार सिर्फ ये किताब खोल के आपको बताऊंगा कि इसका अंतिम पेज अगर आप पढ़ेंगे तो अंतिम पेज पर इन्होंने इस किताब को ख़त्म ही बहादुर शाह जफर के एक शेर पर किया है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तय हिंदुस्तान की। इस शेर के ऊपर में तो उन्होंने इस सावरकर ने अपनी इस किताब को ख़त्म किया है। आप सोच लीजिए इससे ज़्यादा सम्मान क्या हो सकता है इसी। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोतते हैं। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि आप कहते हो कि नॉट अ फ्रीडम फाइटर। अगर फ्रीडम फाइटर नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी क्या करने गए थे रंगून, उनकी समाधि पर चादर चढ़ाने गए थे ना। 1977 में मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि जब वाजपेयी जी पहली बार भारत के विदेश मंत्री बने थे तो उन्होंने उस वक्त बर्मा गवर्नमेंट से डिमांड की थी, मांग की थी कि महरौली में जो जगह कब्र की आज तक खाली है, जिसके बारे में बहादुर शाह जफर ने कहा था कि कहा था कि 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। दरअसल बहादुर शाह जफर ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र के लिए एक जगह ढूंढ के रखी। महरौली में आज भी वो जगह, वो कब्र की जगह आज भी खाली है। तो वाजपेयी जी ने 1977 में कोशिश की थी कि उनके जिस्म अक़दस को वहाँ से निकाल के उनकी इस कब्र में लाना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ मैं। वो कितना सम्मान करते थे बहादुर शाह जफर का। और आपको शर्म नहीं आती कि आप बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोतते हो और कहते हो कि नॉट ऑफ फ्रीडम। इस इतिहास को जो आपने भी बताया, ऐसे इतिहास की और भी कई बातें हैं जो आज के इस दौर में लोगों के सामने आना ज़रूरी है। तो तकरीरों के प्रोग्राम के साथ साथ अगर से हम मंथली ऐसे प्रोग्राम करवाए जिसमें आप जैसे इतिहास लिखने वाले, जानने वाले लोग आए, आम जनता को इतिहास बताए, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ़ख्र किस चीज़ पर करोगे? अपने बाप पर करते हो, अपने दादा पर करते हो। अपने बाप पर, अपने दादा पर फ़ख्र करने के लिए इतिहास जानना ज़रूरी है। आप हो हिंदुस्तान में तो किसकी वजह से? जब आप उनको जानोगे ही नहीं तो फ़ख्र और नाज किस पर करोगे? और अगर नहीं जानोगे तो इसी तरीके का झूठ मूठ का तोड़ मरोड़ करके इतिहास आपके सामने निवाले की शक्ल में दे दिया जाएगा कि इसको आप निगलिए, इसको आप खाइए, और वही आपको दिखाया जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप, ख़ास तौर पर मैं अपने नागपुर के लोगों से कहूँगा कि आप रखिए, छोटे छोटे प्रोग्राम रखिए, हमको बुलाइए, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम घंटों बोलकर दिखाएंगे। आप हमें टॉपिक दीजिए, हम उस पर भारत की एकता पर, अखंडता पर और शानदार मध्यकाल के ऊपर में घंटों हम आपको बोलकर बताएंगे और ऐसी ऐसी घटनाएं आपके सामने पेश करेंगे, आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, जिसपे 2 लोगों की तस्वीरों पे कालिक पोत दी गई। उनमें से एक है खान बहादुर खान और दूसरे है बहादुर शाह जफर। ये दोनों भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं जिस पे कालिक पोती गई, वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, नॉट फ्रीडम फाइटर। अब ये 2 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर को लिखा जाता है कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। तो ऐसी हरकत करने वाले कौन लोग हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, किस संगठन से जुड़े हैं, किन लोगों की ये फॉलोअर है ये भी आप जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ खोज इंडिया नामी एक जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, खोज इंडिया नामी यूट्यूब चैनल, उसके फाउंडर डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनायक दामोदर सावरकर जो हिंदुत्व के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्हीं की ये लिखी गई किताब 1857 का स्वतंत्र समर। इस किताब के ज़रिए से हम उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो भाई, मुस्लिम सेनानियों के बारे में सावरकर जी के क्या विचार थे। ये ज़रूर आप वीडियो देखें और उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हो या जो भारत के उस वक्त के शहीद थे, भारत के लड़ने वाले जो भी लोग थे, उनके विचार वही थे जो गांधी के थे, जो नेहरू के थे, जो सुभाष के थे। वही विचार सावरकर जी के भी थे। सावरकर जी का जन्म, जैसे आपको पता है, कि लगभग 1883 के आसपास में हुआ और 1906 और 7 के बीच में, मतलब अपनी उम्र की 24-25 साल के पड़ाव में उन्होंने इस शानदार किताब को लिखा। 25 साल की उम्र में, जब अंग्रेज जश्न मना रहे थे 50 साल होने का, 1857 की जंग आज़ादी के 50 साल होने की खुशी में जश्न मना रहे थे, जगह जगह एक खुशी के आयोजन हो रहे थे, तो उससे गुस्सा कर उन्होंने इस किताब को लिखा। और ये पहले व्यक्ति हैं सावरकर जिन्होंने 1857 की गदर को या विद्रोह को, जिसको अभी तक विद्रोह और गदर लिखा जाता था, उसे जंग आज़ादी लिखा।
ये सावरकर पहले व्यक्ति हैं। आप इस किताब को पढ़ोगे, मैंने तो पढ़ के सारे टिक मार्क लगा के रखे हैं, लेकिन उसका संक्षेप आपको मैं ये बताऊंगा सिर्फ कि इस किताब में 26 नंबर का जो पेज है, वहाँ पर उन्होंने हुतात्माओं की बात की है, यानी रूहों की बात की है कि उठो हिंदुस्तानियों, बहादुर शाह जफर की रूह आपको बुला रही है। सावरकर है सब। हाँ, इस किताब में 26 नंबर पेज पर है। इसी किताब में आप आगे जाएंगे तो अली नकी खान की बात करते हैं 1887 नंबर पेज पर, कि अली नकी खान इतने भरोसेमंद इंसान थे कि सारी मीटिंग्स की जानकारियाँ या तो नाना साहब पेशवा को दी जाती थी या अली नकी खान को दी जाती थी। इसी किताब में अगर पेज नंबर 152 पर आप जाएंगे तो खान बहादुर खान की बात की जाती है, जिनके चेहरे पर अभी आपने दिखाया ना कालिक पोती गई, वो खान बहादुर खान बरेली का शेर, रोहिलखंड का शेर, जो अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ, जिसको लाकर अंग्रेज़ों ने बरेली में फांसी के फंदे पर लटका दिया। अब फांसी भी ऐसी दी कि शव को हवाले नहीं किया, उसी जेल के अंदर बेड़ियों सहित दफन कर दिया। उस खान बहादुर खान की शान में 1 2 नहीं 5 पन्ना लिखा है उन्होंने। पेज नंबर 152 के आसपास आप इस किताब को पढ़िए। खान बहादुर खान का वो उस पैगाम को भी लिखा है कि उन्होंने कैसे अपने हिंदुस्तानी भाइयों को कहा था, ख़ासतौर पे अपने हिंदू भाइयों को कहा था कि हम तुम्हारी भावनाओं के लिए, हम तुम्हारे लिए गाय की भी हत्या नहीं करेंगे, बस हम एक हो जाएं इस देश के लिए, हम गाय का गोश्त खाना भी छोड़ देंगे। ये सावरकर ने लिखा है अपनी किताब में। आगे चल के इसी किताब में पेज नंबर 164 पे इलाहाबाद के शेर मौलवी लियाकत अली का जिक्र करते हैं। वहाँ पर बल्कि सिख सिपाहियों की आलोचना भी करते हैं। पटना का जब जिक्र करते हैं तो पीर अली खान की बात करते हैं, वहाँ पर भी सिख सिपाहियों की आलोचना करते हैं। वो पेज नंबर 263 है। 219 पर आप अगर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो आज का सिंधिया घराना है, ज्योति आदित्य सिंधिया का जो घराना है माधवरास, इस घराने की ज़बरदस्त तरीके से आलोचना करते हैं। कहते हैं कि गद्दार अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। उसी तरीके से इस किताब में आगे अगर आप पहुँचोगे 393 और 94 पर, तो फैज़ाबाद का शेर मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करते हैं, किस तरीके से पवाई के राजा जगन्नाथ सिंह ने उनको धोखे से बुला के उनकी गर्दन काट, गोली मार के गर्दन काट के अंग्रेज़ों के हवाले कर दी शाहजहाँपुर में। उसका जिक्र करते हैं। इसी किताब में अजीमुल्ला खान की बात करते हैं कि नाना साहब पेशवा ने उनको कैसे इंग्लैंड भेजा, वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से रणनीति तैयार की, अंग्रेज़ों के बीच में रहकर कैसे उन्होंने माहौल बनाया और लौट कर आकर यहाँ पर कैसे संगठन तैयार किया। इसी किताब में जब झांसी की बात करते हैं पेज नंबर 366 पर, तो खुदा बख्श खान और गुलाम गौस खान की बात करते हैं कि किस तरीके से झांसी को बचाने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए दरवाजे पर ही ये दोनों मुख्य तोपचियों ने अपनी जान दे दी। तो कुल मिला के इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो सावरकर ने बिना भेदभाव के बहुत शानदार तरीके से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान में लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप यकीन जानिए सिक्के का जो दूसरा पहलू आज के ज़माने में दिखाया जाता है सावरकर का, उसको नहीं, आप उनकी ज़िंदगी के पहले पहलू से मोहब्बत कर बैठेंगे कि वाकई यार ये आदमी शानदार था। लेकिन आज के ज़माने में लोगों को समझ में नहीं आती है चीज़। अब इस जो तस्वीर आप दिखाते हैं, इसी तस्वीर में देखिए ना कि नाम में क्या रखा है। आपने खान बहादुर खान और बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोत दी, लेकिन बगल में बाबू कुंवर सिंह की तस्वीर है, उसको छोड़ दिया। क्या जताना चाहते हो आप? जबकि ऐसा था ही नहीं। इस किताब को आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने दिल्ली के विद्रोह के बारे में किस तरीके से लिखा है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी। मैं इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ ताकि आप इस किताब का PDF पढ़ें या ख़रीदें और पढ़ें कि सावरकर ने किस तरीके से और पैगाम दे। आज के हिंदूवादी जो संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, ख़ास तौर पे दक्षिण पंथी संगठन है, जहाँ पर जिनको हर जगह मुसलमानों में बुराइयाँ नज़र आ रही, उनको आप जवाब दीजिए सावरकर ऐसा नहीं सोचते थे। इसी किताब में मुसलमानों के बारे में आपने बताया कि सावरकर जी ने अच्छे से बयान किया है कि इनके क्या क्या किरदार रहे देश की आज़ादी के लिए। लेकिन आज के ये लोग जो कालिक पोतरे हैं, सावरकर को ये भी मानते हैं, भक्त है मैं तो कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या यही लोग ऐसी किताबें नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ के, जैसे कहते हैं ना, पढ़ने के बाद भी किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर देना या जानबूझकर ना बताना।
आप देख लीजिए, इसी किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि नागपुर की, जब हम लोग नागपुर से हैं तो नागपुर की बात करेंगे, नागपुर अभी इस देश की अघोषित राजधानी इस वक्त। नागपुर की 1857 में जो महारानी थी वो बांका थी, बांका बाई नाम था, विडो थी रघुजी सेकंड की। उसको कुल कलिनी, यानी पूरे कुल को कलंकित करने वाली महिला सावरकर ने लिखा है, और ये लिखा है कि जा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तूने कैसी गद्दारी की। उन लोगों की गद्दारी का ही सबब था कि नागपुर के ऐतिहासिक जुमा दरवाज़ा, जिसे वर्तमान में गांधी गेट कहा जाता है, उस पर 8 से 9 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। 9 क्रांतिकारियों को। उनका हेड था नवाब कादर अली, जिसके बारे में कहा जाता है टीपू सुल्तान के पौत्र हैं। सीताबर्डी के किले में उनकी मज़ार आज भी मौजूद है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई को आप उनकी ज़ियारत जाकर कर सकते हो उस किले में। तो सावरकर ने किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो मुस्लिम गद्दार थे, चाहे वो हिंदू गद्दार थे, चाहे वो सिख गद्दार थे। गद्दारों को गद्दार, कुत्ता, यहाँ तक कि कुत्ता तक लिखा है उन्होंने गद्दारों को। और ये जाहिलों को आज के ज़माने में पता नहीं है कि आप कालिक किसके मुंह पर पोत रहे हो। बहादुर शाह जफर का तो इतना उन्होंने सम्मान किया था, मैं एक बार सिर्फ ये किताब खोल के आपको बताऊंगा कि इसका अंतिम पेज अगर आप पढ़ेंगे तो अंतिम पेज पर इन्होंने इस किताब को ख़त्म ही बहादुर शाह जफर के एक शेर पर किया है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तय हिंदुस्तान की। इस शेर के ऊपर में तो उन्होंने, इस सावरकर ने अपनी इस किताब को ख़त्म किया है। आप सोच लीजिए इससे ज़्यादा सम्मान क्या हो सकता है किसी का। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोतते हैं। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि आप कहते हो कि नॉट अ फ्रीडम फाइटर। अगर फ्रीडम फाइटर नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी क्या करने गए थे रंगून, उनकी समाधि पर चादर चढ़ाने गए थे ना। 1977 में मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि जब वाजपेयी जी पहली बार भारत के विदेश मंत्री बने थे तो उन्होंने उस वक्त बर्मा गवर्नमेंट से डिमांड की थी, मांग की थी कि महरौली में जो जगह कब्र की आज तक खाली है, जिसके बारे में बहादुर शाह जफर ने कहा था कि कहा था कि 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। दरअसल बहादुर शाह जफर ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र के लिए एक जगह ढूंढ के रखी थी महरौली में। आज भी वो जगह, वो कब्र की जगह आज भी खाली है। तो वाजपेयी जी ने 1977 में कोशिश की थी कि उनके जिस्म अक़दस को वहाँ से निकाल के उनकी इस कब्र में लाना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ मैं। वो कितना सम्मान करते थे बहादुर शाह जफर का। और आपको शर्म नहीं आती कि आप बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक पोतते हो और कहते हो कि नॉट अ फ्रीडम फाइटर। सावरकर जी की पूरी ज़िंदगी शायद आपने पढ़ी है, तो गाय हत्या के बारे में इनके क्या विचार थे? देखिए, सावरकर जी जो थे वो वैज्ञानिक तौर तरीके को ज़्यादा मानते थे। कट्टरवाद का जो तड़का है उनकी ज़िंदगी में, जो सिक्के का दूसरा पहलू है, जेल से आने के बाद जब कहते हैं कि उन्होंने 5-5 खत लिखे, 6 खत लिखे, माफ़ीनामा दिया अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों ने उनको माफ़ किया, कुछ शर्तों के साथ उनको छोड़ भी दिया, पेंशन भी देना शुरू कर दी। उसके बाद के जो सावरकर के विचार है, ख़ासतौर पे गाय को लेकर, आज लोग जो इतना उग्र होते हैं, सावरकर इतने उग्र नहीं थे। सावरकर जी का बहुत सिंपल कहना था कि गौपालक बनिए, आप गौ पूजक मत बनिए। 3 लाइन में वो कहते थे, सबसे श्रेष्ठ ईश्वर है, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद जानवर है। तो श्रेष्ठता में मनुष्य जो है दूसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर की पूजा कैसे कर सकता है। वो यहाँ तक कहते थे कि भाई जो गाय गोबर करती है, मूतती है, उसी में बैठ जाती है, पेशाब करती है, पाखाने में बैठ जाती है, उसको इतना भी सेंस नहीं है गंदगी क्या है और साफ़ सफाई क्या है, हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे विचार थे सावरकर जी के गाय के बारे में, लेकिन आज के इस माहौल में बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने, शरद पवार ने कई मंचों पर इसकी बहुत डिटेल में चर्चा की है, आप उनको देख सकते हो, सब कुछ आजकल गूगल पे मौजूद होता है। सावरकर का जैसे ही नाम लिया जाता है, चारों तरफ माफ़ीनामा माफ़ीनामा, देश के वीर थे या देश के गद्दार थे, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। देखो, माफ़ीनामा ऐसा है कि अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कोई ख़त लिख कर कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ज़िंदगी तो बच गई ना। जो काल कोठरी में चक्की पीसते पीसते मरने वाले थे, वो खुलकर भारत में आ गए। ये बात अलग है कि उस माफ़ीनामे के बाद की उनकी जो ज़िंदगी है वो पहली ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब वो बात कर रहे थे 2 राष्ट्र की।
दो कौम की। उनको उनके ऊपर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जेल में कि क्या हालात बने कि वो सावरकर जो एक राष्ट्र की बात करता था जेल जाने के पहले, वो सावरकर जो इतनी शानदार किताब लिखता था, वो बदल कैसे गया? ये आज भी पहली, और इस पहली का जवाब पता नहीं कभी मिल पाएगा कि भी नहीं मिल पाएगा। फिर आगे गांधी हत्याकांड हो जाता है, मुकदमा चलता है, सावरकर भी आरोपी बनाए जाते हैं उसमें, लेकिन बरी होते हैं उसमें। कपूर आयोग आता है, वो जांच करता है, 20 साल लग जाते हैं उसको रिपोर्ट देने में। रिपोर्ट जब देता है तो कहता है कि सावरकर दोषी थे गांधी हत्याकांड। लेकिन दोषी होने का इनाम कांग्रेसी क्या देते हैं उनको? उस वक्त की सरकार क्या देती है? 20 पैसे का 1970 में उनके ऊपर डाक टिकट जारी करती है कांग्रेस। हाँ भाई, कांग्रेस का शासन। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं देश की, आयरन लेडी। वो 20 पैसे का डाक टिकट जारी करती हैं सावरकर के ऊपर। उसके बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि 1980-83 में तो उन्होंने बाकायदा 11,000 रुपये अपने पर्सनल जेब खर्च से सावरकर फाउंडेशन को दिया है। और मैंने खुद पढ़ा है 1987 में, जब मैं 5वीं क्लास में था, 5th में था, तो हमको जो इतिहास की किताब पढ़ाई गई है उसमें सावरकर के ऊपर बाकायदा एक चैप्टर था। तो किसकी सरकारें थी उस वक्त? दरअसल कांग्रेस ने ही सावरकर को वीर भी बनाया, कांग्रेस ने ही सावरकर को गद्दार भी बनाया। मैं सावरकर का भक्त नहीं हूं, मैं सावरकर की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सावरकर की बहुत आलोचना करता हूं, खासतौर पे जब दो राष्ट्र की बात आती है। लेकिन सावरकर की जो पहली जिंदगी थी, जेल जाने की पहली वाली जिंदगी थी, वो राष्ट्र के सच्चे पुत्र थे। उन्होंने वाकई जेल गए क्यों? अंग्रेज़ों ने ऐसी थोड़ी उठा के जेल में डाल दी। अरे कुछ अंग्रेज शासन के खिलाफ किए थे तभी तो काला पानी की सज़ा हुई ना, नहीं तो 1 महीने 2 महीने की सज़ा हो जाती। कुछ बड़ा किए होंगे तभी तो हुई ना। राष्ट्र के लिए किया था उन्होंने। और ये कांग्रेसियों ने जो डाक टिकट जारी कर दी, तो जब इनसे पूछा गया, सवाल किया गया, तो उन्होंने भी उसी जिंदगी का हवाला दिया। हर इंसान की जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं, वैसे सावरकर की भी जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से हैं, एक जेल जाने के पहले, एक जेल जाने के बाद। हज़रत औरंगज़ेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आपस में जंगें हुई, क्या वो हिंदू मुसलमान धर्म की वजह से हुई? क्या वो धार्मिक जंगें थी? आजकल ये सवाल बहुत पॉपुलर है और जिस तरीके से पेश किया जाता है, एक तरीके से घृणा, नफरत पैदा की जाती है इस तरीके से सवाल पैदा करके, जबकि मध्यकाल में इस तरीके की कभी कोई बात ही नहीं रही। आप 1206 से सन 1707 तक की अगर जो बात करें, जिसको हम मिडिवल इंडिया कहते हैं, 1-2 अपवाद को छोड़कर पूरे मिडिवल भारत में कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई जंग लड़ी ही नहीं गई। और आपस में से नफरतें भी नहीं थी जो आज है। ना 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 ना, सिपाहियों का यह हाल था कि दोनों की फौज में मुसलमान सिपाही होते थे, इधर हिंदू सिपाही, उधर मुसलमान सिपाही, सेनापति इधर हिंदू उधर मुसलमान। ये मंदिर बनवा रहे हैं तो वो मस्जिदें बनवा रहे हैं। ऐसी हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी। अगर आप एक स्पेशल एपिसोड इसके ऊपर करेंगे तो मैं आपको 100 से ज़्यादा मिसालें पेश कर दूं, जहां पर हिंदू राजा मस्जिद बनवा रहे हैं और मुस्लिम राजा मंदिरों को ज़मीनें दान कर रहे हैं। आज तो मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़े चल रहे हैं। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब चीज़ें। या मंदिर था पहले। बहुत तकलीफ होती है आपको। अब अभी मैं सुन रहा था बीच में, किसी एक पार्टी के नेता जो है औरंगज़ेब की कब्र पर गए थे, तो उसके बाद एक माहौल गर्म हुआ था कि कोई एक पार्टी के विशेष, शायद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो कह रहे थे कि शिवाजी की, औरंगज़ेब की कब्र पर कोई कुत्ता भी ना जाए। इस तरीके की बातें बहरहाल कर रहे थे। लेकिन मैं इतिहास के संदर्भ में जब इस चीज़ को देखता हूँ, आज आप एक मुख्यमंत्री हो, एक्स चीफ मिनिस्टर हो, 5 साल तक आप शासक थे महाराष्ट्र के, ठीक है, लेकिन आपसे पहले, सैकड़ों साल पहले, हमारे महाराष्ट्र के, हमारे मराठा योद्धाओं ने, उनके अंदर वो दम था, उनके अंदर वो खम था कि उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर भी भगवा फहराया है। लाहौर तक उनका झंडा गया है। ग्वालियर के किले पर उन्होंने राज किया, कानपुर पर उन्होंने राज किया, इलाहाबाद और बनारस पर उन्होंने राज किया, इंदौर पर उन्होंने राज किया, बड़ौदा में उन्होंने अपना वंश छोड़ा, तमिलनाडु में उन्होंने अपना राज स्थापित किया, मैसूर तक मराठे पहुंच गए। इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली में तो जो दीवाने खास था उसकी पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। उस पूरी छत को निकलवा कर
हमारे मराठा शासकों ने चांदी के सिक्के ढलवा दिए। ये उनका शौर्य था। नजीबुद्दौला की बात, जो रोहिलखंड का राजा था, कहते हैं कि जिसने पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, बरेली में उसकी कब्र को खोद कर कहते हैं कि उसकी हड्डियों को जलवा दिए मराठा शासकों ने उस जमाने में, पानीपत का प्रतिशोध लेने के लिए। गुलाम कादर रोहिला, जिसने शाह आलम की आंखें निकलवा ली थी, महाजी सिंधिया ने उसको गिरफ्तार करवा के उसकी 2 आंखें निकलवा ली। ये मराठाओं का उस वक्त का शौर्य था। इतना शौर्य होने के बावजूद भी उन्होंने, जो आदमी दिल्ली की ईंट से ईंट बजा सकते थे, लाहौर में झंडा गाड़ सकते थे, ग्वालियर पे अपना परचम लहरा सकते थे, वहीं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र के साथ कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में धर्म के नाम पर कोई युद्ध ही नहीं हुआ। औरंगजेब की तरफ से कौन जाता था शिवाजी महाराज के पास? मिर्जा राजा जय सिंह, जो राजपूत थे स्वयं, वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए जाते थे। ऐतिहासिक पुरंदर की जो संधि हुई औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, उसमें समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला औरंगजेब की तरफ से कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। ये तो छोड़ दीजिए, शिवाजी महाराज के दादा, वो कहते हैं काफ़ी दिन तक जो है औलादे नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शाह शरीफ बाबा जो हैं, जिनका मज़ार अहमदनगर में आज भी है, वहाँ पर जाकर मन्नत मांगी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम उन्होंने शाहजी रखा और दूसरे का नाम उन्होंने शरीफ जी रखा। शिवाजी महाराज के अंकल हैं शरीफ जी, उस फकीर के नाम पे उन्होंने अपने बेटों का नाम रखा, छत्रपति शिवाजी। हाँ। शाह कौन सा वर्ड? शाह कहाँ से आया? ईरान से आया लफ्ज़ है, फारसी ज़बान का शब्द है। अमीर शाह जी के नाम में शाह है। ये हमारे भारत की खुशनसीबी है। गंगा जमनी तहजीब जो है, इतने रचे और बसे हैं हम लोग एक दूसरे में, एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। ये कितना भी अलग करें, नामों में, खाने में, पीने में, हर चीज़ से हम लोग एक हैं। हमारे भले से पूजा करने के तरीके अलग हैं, वो है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, लेकिन सब ने एक दूसरे की खासियत को इस देश में कबूल किया। यही तो भारत की खूबसूरती है, और सदियों से रही है। वो मिर्ज़ा राजा जय सिंह, आप देखिए, उनकी एक वाइफ वो मुसलमान थी। आप सोच सकते हैं कि औरंगजेब के शासन में, जालिम क्रूर औरंगजेब के शासन में, कोई हिंदू मुसलमान से शादी कर ले? लेकिन उनकी एक वाइफ, निज़ाम बाई नाम था उनका, वो मुसलमान थी। औरंगजेब की बहुएं राजपुतानी थी। ये खूबसूरत भारत था उस वक्त। हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जो भी संघर्ष था वो सत्ता का संघर्ष था। औरंगजेब ने बेशुमार युद्ध लड़े अपने मुसलमान शासकों के खिलाफ। जितना शिवाजी महाराज से लड़ा है उन्होंने, उससे ज़्यादा मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ा है उन्होंने। और उसकी मिसाल है, औरंगजेब से लड़ते हुए उनके भाई मारे गए। एक भाई को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ गया, शुजा को, और दारा शिकोह के चलते युद्ध में मारा गया। ये सब सत्ता की लड़ाइयाँ थी। और सत्ता के खिलाफ जब होता है तो जो सत्ता के केंद्र में होता है वो कार्रवाई करता ही करता है। आज अभी अगर आप केंद्र के खिलाफ कुछ भी करोगे तो आप पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, कार्रवाई तो हो रही है, होगी ना। आप देशद्रोही कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? बस यही चीज़ उस जमाने में भी थी। जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता था वो बागी कहलाता। आज हमने अपना चश्मा बदल लिया। दारा शिकोह तो भाई था, मुसलमान था, औरंगजेब ने उसको क्यों मारा? शुजा तो उनका भाई था, उसको क्यों मजबूर किया कि वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया? क्योंकि मजहब की लड़ाइयाँ नहीं थी उस वक्त, सत्ता की लड़ाई थी, उसूलों की लड़ाई थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट। और शिवाजी महाराज का जो शासन था वो सर्वधर्म संभाव के ऊपर था। उनकी फौज में बेशुमार मुस्लिम सिपाही थे, उनके ख़ास बॉडीगार्ड। ये बात करते हैं शाइस्ता खां की,
कि शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी लाल महल में पूना गवा के। अरे जिस दिन शाइस्ता खां और अफजल खां की बात करते हैं, अफजल खां की बात करते हैं, अब अफजल खान को ही देख लीजिए। अफजल खान को शिवाजी महाराज ने धराशायी कर दिया। वो पीठ पर वार करना चाहता था शिवाजी महाराज के, शिवाजी महाराज ने पेट में खंजर डाल दिया अफजल खान के, है ना। लेकिन सम्मान देखिए, अफजल खान का मकबरा आज भी मौजूद है उसी किले के बाहर। उन मराठों ने तो उसको नहीं तोड़ा। कितना पावरफुल एम्पायर हुआ मराठों का शासन, उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने उन सारी मस्जिदों को भी कायम रहने दिए जो उनके किलों के अंदर, जो उनके किलों के आसपास मौजूद। आप पूरे मराठवाड़ा में जाकर देख लीजिए। अगर उनको इस्लाम से, मुसलमानों से नफरत होती तो नामो निशान मिटा देते हो। ऐतिहासिक घटनाएं गवाह हैं इस चीज की, सारी चीजें आज भी मौजूद हैं, वो नहीं बदली, वो सारी चीजें आज भी मौजूद हैं। ऐसा कुछ था ही नहीं उस जमाने में। अफजल खान का जिस दिन मर्डर किया शिवाजी महाराज ने, उसके फौरन बात करते भास्कर कुलकर्णी का भी मर्डर किया। लेकिन भास्कर कुलकर्णी वाली बात आपको कोई नहीं बताता है। बिल्कुल शेयर नहीं होती बात। 2 लोगों का मर्डर एक ही घंटे के अंदर, एक साथ, एक ही वक्त में हुआ। भास्कर कुलकर्णी नामी ब्राह्मण जो आदिल शाह की तरफ से आया था एलची बन करके, उसका और अफजल खां का। लेकिन बस अफजल खान मुसलमान है तो अफजल खान की बात करो। अरे भाई कुलकर्णी की भी बात करो, जिसको शिवाजी महाराज ने एक तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे। उस ज़माने में ये सब कोई बातें नहीं थी। हमारा काम है कि सच्चा इतिहास आप लोगों तक पहुंचाइए कि बहुत प्यार मोहब्बत का मध्यकाल था। मराठों का शासन जो था वो बहुत शानदार था। पूरे देश पर एक तरीके से उन्होंने राज किया है। चाहते तो वो सब कुछ मिटा देते थे, लेकिन उन्होंने धर्म युद्ध के नाम पर उन्होंने भी कभी युद्ध नहीं किया। उनको अपने महाराष्ट्र को, अपनी सत्ता को मजबूत करना था, दिल्ली के लाल किले तक अपना झंडा ले जाना था, लेकर गए वो। तकरीरों के प्रोग्राम तो हम बड़े शौक़ से करवाते हैं। अभी 27 मई को नागपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारे यशोधरा नगर में, और होने भी चाहिए। बिल्कुल मंथली मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रोग्राम तो होने चाहिए। लेकिन सर कितना ज़रूरी है आज के दौर में, ख़ासकर पूरे हिंदुस्तान के लिए ही कहूँगा मैं, हर समाज के लिए, कि इस इतिहास को जो आपने भी बताया, ऐसे इतिहास की और भी कई बातें हैं जो आज के इस दौर में लोगों के सामने आना ज़रूरी है। तो तकरीरों के प्रोग्राम के साथ साथ अगर से हम मंथली ऐसे प्रोग्राम करवाए जिसमें आप जैसे इतिहास लिखने वाले, जानने वाले लोग आए, आम जनता को इतिहास बताए, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ़ख्र किस चीज़ पर करोगे? अपने बाप पर करते हो, अपने दादा पर करते हो। अपने बाप पर, अपने दादा पर फ़ख्र करने के लिए इतिहास जानना ज़रूरी होता है। आप हो हिंदुस्तान में तो किसकी वजह से? जब आप उनको जानोगे ही नहीं तो फ़ख्र और नाज किस पर करोगे? और अगर नहीं जानोगे तो इसी तरीके का झूठ मूठ का तोड़ मरोड़ करके इतिहास आपके सामने निवाले की शक्ल में दे दिया जाएगा कि इसको आप निगलिए, इसको आप खाइए, और वही आपको दिखाया जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप, ख़ास तौर पर मैं अपने नागपुर के लोगों से कहूँगा कि आप रखिए, छोटे छोटे प्रोग्राम रखिए, हमको बुलाइए, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम घंटों बोल कर दिखाएंगे आपको। आप हमें टॉपिक दीजिए, हम उस पर भारत की एकता पर, अखंडता पर और शानदार मध्यकाल के ऊपर में घंटों हम आपको बोलकर बताएंगे, और ऐसी ऐसी घटनाएं आपके सामने पेश करेंगे, आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपने सुना भी नहीं होगा कि ऐसी घटनाएं घटी थी। किताबें पढ़ने का वक्त तो आजकल लोगों के पास है नहीं, सुबह शाम मोबाइलों में लगे रहते हैं, और वीडियो भी अगर से कोई देखता है तो 3-4 मिनट का एक वीडियो देखते हैं बस। लेकिन ऐसे प्रोग्रामात हो, खासकर नागपुर शहर में, अभी सर ने बताया कि नागपुर शहर वाले अगर से ऐसे प्रोग्रामात रखना चाहते हो जिसमें आपको इतिहास बताया जाए, तो कमेंट में और इस वीडियो की स्क्रीन पे भी डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब का एक नंबर हम मेंशन करेंगे, आप उस पर कॉल करके सर को इनवाइट कर सकते हैं, और ऐसे प्रोग्राम अपनी बस्ती में मंथली मैं तो कहूँगा ज़रूर रखें। तो ऐसे प्रोग्राम सर बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल करिए आप प्रोग्राम, और इतिहास जो है अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये देश, ये प्यारा प्यारा देश मजबूत
गंगा जमनी तहजीब इस देश की मजबूत होती रहे, प्यार मोहब्बत यहाँ पर, भाईचारा हमेशा कायम रहे।